बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें फ्रॉम फिलोसफी ऑफ साइंस हमें पता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रीजनिंग। एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग। अगर पर्टिकुलरली इंडक्टिव रीजनिंग को अगर आप रिकॉल करें तो इंडक्टिव रीजनिंग में हम ये कहते हैं कि कोई जनरल केस आप जब डेवलप करते हैं तो फ्रॉम सम स्पेशल केसेस जो है हमारे पास गिवन होती है, उन स्पेशल केसेस को हम आगे बढ़ते रहते हैं, उनको कलेक्ट करते रहते हैं और एक जो है जनरलाइज किस्म के कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे भी कुछ इंडक्शन का वर्ड जो इधर यूज हो रहा है, मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली यही है। हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं फ्रॉम डेली लाइफ आपको 2 से 3 एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। फिर हम जो है इसको फॉर्मली देखेंगे कि आपके पास अगर कोई स्टेटमेंट आ जाए उसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कैसे किया जाता है। कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो उसको बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे प्रूफ किया जाता है। तो एग्जाम्पल, सबसे पहली जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो एक है इनफाइनाइट लैडर। ऑब्वियसली ये एक हाइपोथेटिकल लैडर है। ऐसी कोई लैडर एग्जिस्ट ऑब्वियसली हमें पता है करती कर नहीं सकती है, कार्टूनों की हद तक तो हो सकता है होती होगी, लेकिन बहरहाल हमें पता है कि इनफाइनाइट लैडर दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल लैडर। और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। देखिए हमारे पास लेट सपोज एक इनफाइनाइट लैडर है और मैं ये बात देखना चाह रहा हूँ कि कोई पर्सन है, वेदर ही कैन क्लाइम दिस इनफाइनाइट लैडर और नॉट। तो ये बात आप सिर्फ मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं इन 2 स्टेप्स के वेदर ही कैन क्लाइम दिस इनफाइनाइट लैडर और नॉट। तो अगर मैं इस बात को प्रूफ करने के लिए सिर्फ 2 स्टेप्स करूंगा और ये बात बता सकता हूँ कि वेदर ही कैन क्लाइम और नॉट। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है, हम इसमें ये बात प्रूफ करते हैं कि वेदर दिस पर्सन, मतलब प्रूफ करते हैं कह लें, या फिर दूसरे लफ्जों में आप ये कह रहे हैं कि हम ये बात चेक करते हैं कि वेदर दिस पर्सन कैन क्लाइम दिस इनफाइनाइट लैडर और नॉट। तो पहला स्टेप ये हम चेक करते हैं कि वेदर ही कैन क्लाइम फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर और नॉट। दिस इज कॉल्ड बेसिस स्टेप। तो पहला स्टेप ये होता है कि बेसिस स्टेप में आप ये बात चेक करोगे कि वेदर ही कैन क्लाइम ऑन फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर। तो मैं इस को ये कह सकता हूँ कि एक प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन हमें पता है कि व्हाट इज मीन बाय प्रोपोजिशन, ऐसी स्टेटमेंट्स जिनको आप कहते हैं वेदर ट्रू और फॉल्स। तो हम ये कहते हैं भाई आप जो है ये चेक करो कि ये जो प्रोपोजिशन है ये फॉर फर्स्ट स्टेप ये ट्रू है या नहीं। वन इधर रिप्रेजेंट, वन जो नंबर है इधर रिप्रेजेंट सिर्फ ये बता रहा है कि फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप जो लैडर का वो क्रॉस कर सकता है, वो क्लाइम कर सकता है या नहीं कर सकता। बेसिस स्टेप अगर ये बात मैंने प्रूव कर दी तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर यही बंदा जो है, मतलब वही बात है ना कि भाई बंदा जो है पहले की स्टेप पे चढ़ के ही गिर गया, तो जाहिर सी बात जब पहले स्टेप पे ही गिर गया तो वो आगे फाइनल लैडर को क्या क्लाइम करेगा। तो बेसिस स्टेप में आपको सबसे पहले ये बात प्रूफ करनी होती है वेदर ही कैन क्लाइम ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर और नॉट। ये पहला बात हो गई। उसके बाद हम ये बात कहते हैं कि सपोज करते हैं हमारे पास एक और नेक्स्ट स्टेप जो होता है प्रूफ करने का, वो होता है इंडक्टिव स्टेप। हम ये बात सपोज करते हैं कि ये जो पर्सन है ही कैन क्लाइम, सपोज करते हैं सपोज दैट ये जो पर्सन है ही कैन क्लाइम ऑन kth स्टेप ऑफ द लैडर। मतलब सपोज p of k is true means we suppose that this person can climb the on the this kth स्टेप को ये क्लाइम कर सकता है। ये बात सपोजिशन है हमारी, जस्ट देखिए ये बात आप जहन में रखिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रूव एंड सपोजिशन। ये मैंने सपोज किया कि ये kth स्टेप को पे क्लाइम कर सकता है, ये सपोज किया। एंड बाय यूजिंग दिस सपोजिशन हम ये बात प्रूफ करते हैं कि इफ दिस p ऑफ k इज ट्रू देन हम ये बात प्रूफ करते हैं कि p ऑफ k प्लस 1 जो है ये भी ट्रू होगा। यानी कि बाय यूजिंग p ऑफ k हमारे पास ये जो सपोजिशन है, इस सपोजिशन को यूज करते हुए हम ये बात प्रूफ करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी क्लाइम कर सकता है। अब ये kth स्टेप कोई भी आगे का स्टेप है, एनी स्टेप, माइट बी इट इज 10, माइट बी इट इज 100,
might be takes 1000 स्टेप। तो मैंने सपोज किया है कि भाई ये kth स्टेप पे अगर क्लाइम कर सकता है, तो बाय यूजिंग दिस सपोजिशन ये नेक्स्ट स्टेप यानी कि k+1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस k का kth का नेक्स्ट स्टेप को भी ये क्लाइम कर सकता है। अगर ये चीज भी बात मैंने प्रूफ कर दी, मैंने एक प्रूफ किया बेसिक स्टेप में बेसिक स्टेप में मैंने ये प्रूफ किया कि फर्स्ट स्टेप को क्लाइम कर सकता है, और इंडक्टिव स्टेप में मैंने ये प्रूफ किया है कि बाय यूजिंग दिस सपोजिशन के kth स्टेप पे अगर ये क्लाइम कर सकता है, तो ये k+1 स्टेप जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी क्लाइम कर सकता है। अगर ये दोनों बातें मैंने प्रूफ कर दी, एक बेसिस स्टेप वाली बात, दूसरी बात मैंने kth स्टेप मतलब ये इंडक्टिव स्टेप वाली बात, ये दोनों चीजें प्रूफ कर दी, यानी कि p(1) एंड P ऑफ K देन P ऑफ K+1, ये दोनों चीजें अगर मैंने प्रूफ कर दी, हमें पता है यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव कंजंक्शन यूज हो रहा है, और कंजंक्शन ये कहता है कि अगर दोनों चीजें ट्रू हो, यानी कि ये चीज भी ट्रू प्रूफ कर दें, ये भी ट्रू प्रूफ कर दें, देन दिस स्टेटमेंट इज सेड टू बी ट्रू। यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूव होने का मतलब ये है कि आपने ये बात प्रूफ कर दी, ही कैन क्लाइम ऑन ऑल द स्टेप्स। तो मतलब ये है कि आपने ये बात प्रूफ कर दी, कैन क्लाइम ऑल स्टेप्स, ये बात प्रूफ कर दी आपने। वैसे देखा जाए मैथमेटिकली काम सिर्फ और सिर्फ दो पे किया, एक फर्स्ट स्टेप पे किया और kth को यूज करके इसका नेक्स्ट स्टेप पे काम किया। लेकिन हम इस चीज को मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहती है कि आप इस चीज को फिर जनरलाइज करके ये बात बोल सकते हैं कि अगर ये इसके लिए ट्रू है, इन दो चीजों के लिए ट्रू है, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये आगे तमाम स्टेप्स के लिए ये बात ट्रू होगी, ही कैन क्लाइम ऑन ऑल द के स्टेप्स। तो ये हमारे पास जस्ट हमने दो स्टेप्स के अंदर बात प्रूफ कर दी कि ये जो पर्सन है ही कैन क्लाइम दिस इनफाइनाइट लैडर। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल थी, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बहुत ही फेमस गेम डोमिनो के नाम से ये गेम है। ये आप लोग अक्सर देखा होगा ये गेम। इस गेम में होता ये है कि आपके पास ये बहुत सारे जो है कार्ड्स इस तरह से रखे हुए होते हैं, और अगर आप एक को गिराते हैं तो लाइन से अगर रॉ में सही से अरेंज हुए हुए होते हैं तो सारे के सारे गिर जाते हैं। तो ये हमारे पास इसकी अरेंजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो एनीवे हम जो है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन मैं इस बात को प्रूफ करूंगा कि भाई ये अगर एक जो है गिराएंगे तो सारे के सारे रॉ में जितने भी डोमिनो रखे हुए सारे के सारे गिर जाएंगे। ये मैं प्रूफ करूंगा बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने कहा है कि दो स्टेप्स में जस्ट आप प्रूफ करते हो। पहला स्टेप ये है कि फर्स्ट स्टेप कि हम ये बात प्रूफ करते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर फर्स्ट स्टेप, यानी कि बेसिस स्टेप इसका होता है, इसका बेसिस स्टेप होता है कि इट इज ट्रू फॉर फर्स्ट स्टेप, यानी कि P(1) जो है हम इसको ट्रू प्रूफ करते हैं। तो इधर ट्रू प्रूफ करने का मतलब ये कि आप ये बात प्रूफ करें, किसको गिरा के देखें कि पहला डोमिनो गिरेगा और दूसरे वाले को गिराएगा कि नहीं गिराएगा। ये अब पहला स्टेप है, इसका बेसिक स्टेप इसे आप कहते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पे P(1) इसकी बात हो रही है कि ये अगर गिर जाए और आगे वाले को गिरा दे तो हम कहेंगे हाँ भाई पहला स्टेप प्रूव हो गया। सेकंड स्टेप इज योर इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में समझने में मैं थोड़ा सा बार बार फोकस इसको कर रहा हूँ कि समझने में लोग जो है इसको बड़ी गलती करते हैं। देखिए, इंडक्टिव स्टेप ये कहते हैं कि आप इसमें सपोज करें कि ये kth जो है, kth के लिए ये चीज ट्रू है, सपोज किया जा रहा है, ये प्रूफ नहीं है। kth के लिए सपोज किया जाता है कि ये ट्रू है। तो मैं सपोज करता हूँ कि भाई ये जो है मेरे पास कोई kth पोजीशन का डोमिनो है, ये kth पोजीशन का डोमिनो के लिए ट्रू हुआ है, यानी कि ट्रू होने का मतलब है कि ये kth पोजीशन का डोमिनो गिर जाएगा। तो ये मेरी सपोजिशन है, एंड बाय यूजिंग दिस सपोजिशन मैं ये बात प्रूफ करूंगा कि इसका जो नेक्स्ट डोमिनो है ये भी गिर जाएगा। मतलब अगर kth का गिर रहा है तो ये बाय यूजिंग दिस सपोजिशन मैं इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रूफ करता हूँ। मतलब k+1 के लिए प्रूफ किया जाता है बाय यूजिंग kth सपोजिशन। kth के लिए जो सपोजिशन की है उसको यूज करके इसको k+1 के लिए
प्रूफ किया जाता है। सो अगर आपके पास ये चीज भी प्रूव हो जाए कि भाई अगर ये दोनों स्टेप प्रूव हो गए कि फर्स्ट वाला डोमिनो भी गिर गया, एंड बाय यूजिंग दिस सपोजिशन के केथ वाला गिर जाएगा, इफ केथ वाला गिरेगा तो के प्लस वन वाला यानी कि इसका नेक्स्ट डोमिनो वो भी गिर जाएगा, यानी कि दोनों चीजें अगर ट्रू प्रूव हो जाए देन वी कैन प्रूव दैट ऑल द डोमिनोज इन द रॉ विल फॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है जो कि हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दी है। ये भी मैंने फ्रॉम डेली लाइफ आपको दिया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी सी देता हूँ, थोड़ा विजुअलाइज कीजिएगा। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि लेट सपोज आपके पास क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे एक रो में खड़े हुए हैं। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स क्लास के एक रो में खड़े हुए हैं। अब पहला बंदा जो क्लास में का मौजूद है, जो पहला बंदा खड़ा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे जो बंदा खड़ा हुआ है, थोड़े विजुलाइज कीजिएगा क्योंकि सिर्फ वैसे ही है, जबानी कहानी मैं सुना रहा हूँ आपको। अभी इसको बकायदा हम इस पे मैथमेटिकल वर्किंग करेंगे आगे जाके। तो पहला जो बंदा है उसके पास है, समझे कि ही हैज सम सीक्रेट, और वो सीक्रेट जो है समझे कि भाई उसके पेट में टिक नहीं रहा। उसने अपने बराबर वाले बंदे को सीक्रेट बता दिया, लीक कर दिया सीक्रेट बराबर वाले को, और यानी कि बेसिस स्टेप प्रूव हो गया। अब बेसिस स्टेप ये है कि भाई उस बंदे ने पहले बंदे जो इसके बराबर में पर्सन था उस पर्सन को सीक्रेट अपना बता दिया, लीक कर दिया सीक्रेट। तो ये बेसिस स्टेप यहाँ पे प्रूव हो गया, और बराबर वाले को बताते हुए उसने ये कहा कि सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ और किसी को नहीं बता रहा हूँ, आगे किसी को नहीं बताना। ठीक है, अब बात यही है ना, आप किसी को अगर सीक्रेट बता दें और अगर आप उसको खासतौर से ये रिस्ट्रिक्शन भी लगा दें कि आगे किसी को नहीं बताना, तो वो के पेट में और ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है, वो यकीनन फिर बताएगा। एनीवे, तो ये बेसिक स्टेप तो प्रूव हो गया कि भाई ये जो है ना फर्स्ट पर्सन के लिए ये चीज ट्रू है। यानी कि फर्स्ट पर्सन ने सीक्रेट आगे लीक कर दिया। अब आगे बढ़े, आगे मैं कहता हूं कि लेट सपोज के केथ पोजीशन पे जो स्टूडेंट खड़ा हुआ है, लेट सपोज उस तक सीक्रेट पहुंच गया। सपोज किया, ये मैंने प्रूफ नहीं किया, सपोज किया कि केथ पोजीशन पे जो स्टूडेंट खड़ा हुआ है उस तक ये सीक्रेट पहुंच गया है। अब मैं बाय यूजिंग दिस सपोजिशन मैं ये बात प्रूफ करूंगा कि इसके जो नेक्स्ट स्टूडेंट है यानी कि इसके बराबर में जो खड़ा हुआ है, मैं ये बात प्रूफ करूंगा कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स करके। इसमें तो बाहर कोई मैथमेटिक्स लगती हुई नजर नहीं आ रही है, ये तो सिर्फ वैसे लॉजिक वाली चीज है। लॉजिक इसकी यही है कि लोगों के पेट में बात नहीं टिकती है। तो एनीवे, मैंने सपोज किया भाई के स्टेप वाले बंदे को ये सीक्रेट पहुंच चुका है, और बाय यूजिंग दिस सपोजिशन मैं ये बात प्रूफ करूंगा कि उस पर कुछ वर्किंग करूंगा, कुछ मैथमेटिकल वर्किंग या कुछ लॉजिकल वर्किंग करके ये बात प्रूफ करूंगा कि इसका जो नेक्स्ट स्टूडेंट है जो बिल्कुल इसके बराबर में खड़ा हुआ है उस तक ये सीक्रेट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बात भी यानी कि प्रूव अगर आपने कर दी, यानी कि आपने पहला तो बेसिस स्टेप था, फर्स्ट पर्सन ने बराबर वाले को सीक्रेट लीक किया, और इंडक्टिव स्टेप भी एक तरीके से प्रूव हो गया कि केथ पोजीशन पे जो स्टूडेंट खड़ा था उसको सीक्रेट लेट सपोज पता था। तो बाय यूजिंग सम स्टेप्स, बाय यूजिंग सम लॉजिकल स्टेप्स या मैथमेटिकल स्टेप्स, आपने ये बात प्रूव कर दी कि उसने अपने नेक्स्ट पर्सन को ये सीक्रेट प्रूफ तक ट्रांसफर कर दिया बाय यूजिंग सम स्टेप्स। मतलब कोई मैथमेटिकल स्टेप्स करके आप ये बात प्रूफ कर दिया कि नेक्स्ट बंदा जो इसके बराबर में खड़ा है उस तक सीक्रेट मुंतकिल हो गया। तो दोनों स्टेप प्रूव हो चुके हैं। तो दोनों स्टेप जब प्रूव हो गए तो मैं ये कह सकता हूँ बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैं ये कह सकता हूँ कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट रॉ में खड़े हुए हैं उन सब तक सीक्रेट जो है
फैल जाएगा। तो मतलब मैंने आपको अभी पीछे एग्जाम्पल जो लैडर वाली एग्जाम्पल समझाई थी, मैंने उसमें भी यही बात की थी कि अगर आपने ये दोनों स्टेप्स प्रूव कर दिए, बेसिस भी प्रूव हो गया, इंडक्टिव भी प्रूव हो गया, तो इसका मतलब है कि आपने इसको तमाम के लिए प्रूव कर दिया कि ये तमाम के लिए ये चीज ट्रू होगी। इसी तरह डोमिनो में भी यही बात मैंने की कि अगर आपने बेसिस स्टेप प्रूव कर दिया कि पहला गिर जाएगा, और इंडक्टिव को भी प्रूव कर दिया कि अगर केथ वाला गिर जाएगा तो इसके नेक्स्ट वाला भी गिर जाएगा, तो ये भी प्रूव हो गया, तो इसका मतलब है कि रॉ में जितने भी डोमिनो है वो सारे के सारे गिर जाएंगे। और सीक्रेट वाले एग्जांपल में भी मैंने यही बात आपको एक्सप्लेन की कि कुछ इसी तरह का मामला इसमें भी हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल मैंने आपको डेली लाइफ से दी। अब हम इसको जो है कोई मैथमेटिकली देखते हैं कि इसको सॉल्व करके मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ किस तरह से किया जा सकता है। कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, मैथमेटिकल एनी स्टेटमेंट इज पॉसिबल। उस स्टेटमेंट को मैं प्रूफ करूंगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कैसे किया जा सकता है। सो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो एक एग्जाम्पल सामने आपके लिखी हुई है, इस एग्जाम्पल में वैसे तो स्टेटमेंट लिखी है यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूफ। अब ये टू प्रूफ का मतलब ये है कि इसका मतलब है कि भाई ये स्टेटमेंट यकीनन ट्रू है, आपको इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ जब कहा जाए कि इसको प्रूफ करो, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि यकीनन ये ट्रू ही होगी, तो इसको प्रूफ करना है। अगर देखा जाए, आपको हमेशा नहीं पता होती ना कि भाई ये जो चीज लिखी है ये सही है भी कि नहीं। तो अमूमन सवाल इस तरह से होता है, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू चेक वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो चेक करने और प्रूफ करने में फर्क है, यानी कि मैं एक बात चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो पर्सन अब आया है ये इनफाइनाइट एडर को क्रॉस कर सकता है या नहीं कर सकता। इस स्टेटमेंट में और प्रूफ करने की स्टेटमेंट में फर्क है। प्रूफ करने का मतलब है कि ये बात मुझे पता है कि ये क्रॉस कर लेगा, तो मैं उसको प्रूफ करूंगा। दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क हो जाए, मतलब तरीकेकार तो दोनों को सेम ही होता है, लेकिन मतलब इसमें एक तरीके से आपको आंसर पता है। प्रूफ का वर्ड लिखा हो तो इसका मतलब है कि भाई इसमें आंसर ट्रू ही आएगा, एक आपको क्लू मिल जाता है। एनीवे, इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके आपको प्रूफ करना है। एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो स्टेटमेंट पहले समझते हैं क्या लिखी हुई है, फिर इसको प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट आपको एक सीरीज दी हुई है, लेफ्ट साइड पे एक सीरीज दी हुई है, और ये सीरीज ऐसी है जिसका राइट साइड पे उसका सम लिखा हुआ है। ये कहता है भाई इस सीरीज में आप इनकी टर्म्स को आप जब ऐड करेंगे ना, तो राइट साइड पे इसका सम जो है एन स्क्वायर बन जाएगा। और व्हाट इज एन, एन के बारे में आगे ये जो बात लिखी हुई है कि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड प्लस, जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई ये एन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर एन क्या दिया हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लोग अमूमन इस चीज को, ये जो आगे बात लिखी है इसको इग्नोर कर रहे होते हैं, हालांकि ये चीज हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। स्पेशली जब आप बेसिस स्टेप कर रहे होते हैं तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। मैं यहाँ पे अगर स्टेटमेंट में फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अभी लिखा हुआ ये लिखूं, मैं अगर स्टेटमेंट में फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिख दूं, या मैं स्टेटमेंट में एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिख दूं, सब बातों में बहुत फर्क पड़ेगा बात पे। देखिए आप लोग जो है प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग में अगर आप कोई लूप लगाते हैं, अब लूप लगाते में आपने देखा है कि लूप हमेशा वन से स्टार्ट नहीं होता, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। आप कभी लूप जो है वन से स्टार्ट कर रहे होते हो, कभी अपना लूप जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हो, कभी अपना लूप इवन ये कि 11 से या कभी 5 से भी स्टार्ट कर रहे होते हो। तो लूप आपका जहां से स्टार्ट हो रहा होता है डेट इज योर फर्स्ट स्टेप। मतलब मैं अगर आपसे बोलूं भाई लूप स्टार्ट हो रहा है जीरो से, तो आई इज इक्वल्स टू जीरो इज योर फर्स्ट स्टेप। अगर मैं कह रहा हूँ लूप आपका स्टार्ट हो रहा है लेट से 5 से, तो फिफ्थ 5 इज योर फर्स्ट स्टेप। तो ये जो चीज आगे लिखी हुई है एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट स्टेप पॉजिटिव इंटीजर वन से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट स्टेप इसमें वन से स्टार्ट करोगे। अगर यहाँ पे वर्ड लिखा होता नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का वर्ड लिखा होता, तो फर्स्ट स्टेप आपका इसमें एन की वैल्यू जीरो से आप स्टार्ट करते। और अगर मेरे पास एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेट सपोज 3 लिखा हुआ होता, तो मैं फर्स्ट स्टेप उसमें 3 से बात स्टार्ट करता। मैं कहता भाई 3 से
स्टार्ट, मतलब आप ये समझे ना कि लेडर है, इनफाइनाइट लेडर, उसके शुरू का पहला जो स्टेप है हो सकता है वो सही सलामत हो, आप वहीं से लेडर स्टार्ट करो। हो सकता है कि कभी कभार कुछ लेडर्स ऐसी भी होती हैं भाई, शुरू के 2-3 स्टेप उसके टूटे हुए, डायरेक्ट उसका जो स्टेप स्टार्ट हो रहा है फिफ्थ स्टेप से आपका लेडर स्टार्ट हो रही है, तो आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो उसका फिफ्थ स्टेप जो है ना वो फर्स्ट स्टेप कहलाएगा। तो मतलब ये जो आगे बात लिखी होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है बेसिस स्टेप में, कि आपकी लेडर या सॉरी एग्जाम्पल में बेसिस स्टेप में आपको पुट क्या करना है। इधर इत्तेफाक से पॉजिटिव इंटीजर्स का वर्ड यूज कर रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब यही है कि आपको इसमें एन की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट करना। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं तो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है। तो आपको इसमें पुट कर देना है एन इज इक्वल्स टू 1। अब एक बात को गौर से सुनिएगा, ये अमूमन मैंने देखा है स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। देखिए एन इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अब देखिए ये आप से मैंने कहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि ये लिखा होता है यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू चेक। अब चेक करने का बोल रहा है तो हो सकता है भाई ये सीरीज ही गलत लिखी हो, सीरीज की जनरल टर्म यहाँ पे गलत लिखी हो। अब सीरीज की जनरल टर्म मुझे नहीं पता भाई सही है गलत लिखी है, तो मैं अगर सीरीज की जनरल टर्म में पुट करूंगा तो आंसर तो गलत आएगा ना। एन इज इक्वल्स टू 1 मतलब इन शॉर्ट अपनी बात को समराइज करूंगा, एन इज इक्वल्स टू 1 का मतलब लेफ्ट साइड पे ये है कि फर्स्ट टर्म, कौन से नंबर की टर्म, फर्स्ट टर्म। आपको बेसिक स्टेप में क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप के लिए बात करनी होती है, तो फर्स्ट स्टेप यानी कि फर्स्ट टर्म के लिए बात करना चाह रहा है, तो फर्स्ट टर्म हेयर इज 1। और राइट साइड पे तो खैर एन की वैल्यू 1 ही पुट कर की जाती है बिकॉज दैट इज सम, तो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर आ गया, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो यानी कि मुझे एक बात मैंने प्रूव कर दी, देयरफॉर पी ऑफ 1 इज ट्रू, ये बात मैंने यहाँ पे प्रूव कर दी। ये हो गया आपका बेसिस स्टेप। अब आ जाए इंडक्टिव स्टेप पे। जो बातें मैंने पीछे वाली एग्जाम्पल जो आपको फ्रॉम डेली लाइफ दी है, उन बातों को अगर आप जहन में रखते हुए क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। सबसे पहला बात यह होती है कि आप इसमें सपोज करते हो कि लेट पी ऑफ के इज ट्रू, यानी कि पी ऑफ के ट्रू सपोज कर रहे हैं, तो यानी कि आप सिंपली ये करो कि जो गिवन सीरीज है उसमें एन की वैल्यू के पुट कर दें। ये सपोजिशन है आपकी कि 2k-1 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। ये आपने सपोज किया है कि भाई ये kth के लिए ये चीज ट्रू प्रूव हो गई है, ट्रू है, सपोज किया। अब इसके बाद इस स्टेप के बाद आपको इक्वेशन 1 बनाने के बाद एक तरीके से आप समझें कि ये थोड़ा सा इमेजिन करना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मतलब ये कि नेक्स्ट स्टेप का मतलब इधर ये है कि अगर मैं इसमें लेफ्ट साइड पे सीरीज में एक टर्म को ऐड कर दूं तो सम पे भी उसके अफेक्ट पड़ना चाहिए। एक टर्म ऐसी बात है जब इसके एक बात की एक टर्म ऐड हो जाएगी तो उसके सम पे भी कोई ना कोई अफेक्ट पड़ेगा। तो यानी कि मैं एक बात रफली एक बात डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे इसमें जाना कहाँ तक है। तो ये आपका एक रफ वर्क है जो कि मैं अब डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ। ये आपका एक रफ वर्क है जो कि वैसे देखा जाए सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। आप एक तरीके से टारगेट अपना सेट कर रहे हो कि आपको जाना कहाँ तक है। वो टारगेट ये है कि 1+3+5 प्लस अप टू सो ऑन। आपको इसमें नेक्स्ट टर्म यानी कि एक टर्म इसके बाद वाली टर्म इसमें जब ऐड कर रहे हैं, यानी कि जस्ट क्या करो के को k+1 से रिप्लेस कर दो, 2 इंटू k+1 - 1, और इसमें भी के को k+1 से रिप्लेस कर दें तो k+1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, एक तरीके से टारगेट आपको पता चल गया कि आपको यहाँ तक पहुंचना है। या फिर आप इसको इस तरह से भी बात को समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा वैसे स्लैंग सी बात कर रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए बहुत इस तरह से बोल रहा हूँ मैं। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आप इक्वेशन 1 बनाने के बाद आंखें बंद करें और ख्वाब देखें। ख्वाब क्या देखें कि जब इसमें आप ये समझें कि आप जो है यूनिवर्सिटी में एंटर हुए, यूनिवर्सिटी में एंटर होने के बाद आपको ये बात प्रूफ करके दिखानी है कि यू कैन कंप्लीट योर बीएस डिग्री, ये बात प्रूफ करनी है आपको।
तो पहला स्टेप तो आपको ये प्रूव करना है कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर आपने क्लियर कर लिया, ये बात आप प्रूफ कर चुके हैं बेसिस स्टेप के अंदर। उसके बाद इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप में आपने ये सपोज किया है कि कोई केथ सेमेस्टर है, वो केथ सेमेस्टर आपने सपोज किया कर रहे हैं कि वो क्लियर कर लिया। वो क्लियर करने के बाद आप आंखें बंद करके ख्वाब देखो कि जब मैं ये क्लियर कर लूंगा तो मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में कैसा नजर आऊंगा, ये कह लें कि, या फिर ये कह लें कि मैं इसके बाद जो हूँ मैं कैसा होऊंगा, या मैं मेरे साथ क्या क्या मुझे फायदे होंगे, क्या क्या चीजें होंगी मेरे साथ। तो ये चीज आप थोड़ा सा ख्वाब में देखें। वो ख्वाब में आपने ये देखा कि भाई आपने जब इसमें नेक्स्ट स्टेप जब आपका होगा तो उसमें जस्ट ये कर दें कि अभी आप 7 सेमेस्टर में खड़े हुए, उसमें नेक्स्ट सेमेस्टर चाहिए, तो आप जस्ट क्या करोगे, के को k+1 से रिप्लेस कर दो, तो नेक्स्ट सेमेस्टर आ जाएगा। ये आपका एक टारगेट अचीव हो गया। ये टारगेट अचीव नहीं हुआ, कहना मैं कह रहा हूँ कि टारगेट आपको पता चल गया, ख्वाब में आपने देख लिया कि आप जो है जब आप 7 के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर भी कर लोगे तो आप इस तरह के नजर आओगे। आफ्टर कंप्लीटिंग 7 के बाद आपने ख्वाब देखा, 7 जब ख्वाब में आपने देखा कि 8 भी जब हो जाएगा, तो 8 करने के बाद आप राइट साइड पे इस तरह के नजर आओगे। ये आपका ख्वाब है। अब देखना है एक्चुअल जिंदगी में आंखें खोल के कि हमारे पास ये ख्वाब जो है कितना जो है सही हो रहा है या कितना गलत, और मतलब ख्वाब कितना पूरा आपका हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये अब आप आंखें खोल के देखोगे। तो रेड कलर से जितना भी मैंने वर्किंग की है ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, एक तरीके से आपका सिर्फ ख्वाब है। आप ये समझ लें कि एक टारगेट मिल गया कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन को पहुंचाना है। जबरदस्ती नहीं पहुंचाएंगे, अगर स्टेप्स पहुंच रहे हुए तो करेंगे, कोई जाहिर सी बात है मैथमेटिकल के रूल्स को नहीं तोड़ना है, कोई जेन्युइन तरीके से जाना है, कोई जाली तरीके से डिग्री नहीं लेनी, जेन्युइन तरीके से आपको ही अपना ख्वाब पूरा करना है। तो जेन्युइन वे आप इसमें यूज करते हैं। तो मैं इसमें कहता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 में नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। वो नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे आपको देखो, इसमें कर क्या रहा हूं, सीरीज है। सीरीज में लेफ्ट साइड पे एक टर्म को ऐड कर दें, एक नई टर्म है उसको आप ऐड कर दें। वो जब ऐड करेंगे तो सम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम वो चीज देखना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म निकाल ली जाती है फ्रॉम लेफ्ट साइड की लास्ट टर्म, लेफ्ट साइड की लास्ट टर्म से निकाली जाती है। और लेफ्ट साइड की लास्ट टर्म में क्या करें, जस्ट के को k+1 से रिप्लेस कर दें, तो ये आ जाएगा 2 इंटू k+1 - 1। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2k+2 - 1, यानी कि 2k+1 आ जाएगा। सो वी ऐड नेक्स्ट टर्म ऑन बोथ साइड्स टू चेक। जब ये नेक्स्ट टर्म ऐड की जाएगी तो इसके सम पे अफेक्ट जो पड़ना चाहिए, जो हमने ख्वाब में देखा है, वही आपका एक्चुअल आंसर भी आना चाहिए सम में। ये राइट साइड पे जो है ये सम है, ये आपने ख्वाब में देख लिया कि सम इस तरह का नजर आना चाहिए। हम एक्चुअल जिंदगी में देख रहे हैं कि हमारा ख्वाब कितना सच्चा हुआ है। तो ये अब आप नेक्स्ट टर्म इक्वेशन नंबर 1 की नेक्स्ट में दोनों साइड पे ऐड करें, तो ये हो जाएगा 1+3+5 प्लस अप टू सो ऑन 2k - 1 और प्लस 2k+1 इज इक्वल्स टू, एक राइट साइड पे भी ऐड करूंगा, लेफ्ट साइड पे जो चीज ऐड होती है ऐसी बात है राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। तो k² + 2k+1 यहां तक पहुंच गया। टारगेट को ध्यान में रखिएगा, टारगेट क्या है, और एक्चुअल मैथमेटिक्स के जो स्टेप्स हैं वो किए जाएंगे। कोई मतलब कहना चाहिए जुगाड़ या कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि मैथमेटिक्स के रूल्स को वायलेट करे। मुझे इधर एक सीधा साधा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, ये मेरे पास एक चीज आ रहा है। अमूमन लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि यहाँ हमें कैसे पता चलेगा, इसमें मजीद सिंप्लीफाई क्या करना है। आप इसमें ये देखो कि टारगेट क्या है, टारगेट को ध्यान में रखते हुए आप इसको सिंप्लीफाई करें। उस वक्त तक सिंप्लीफाई करते रहें जब तक आपको इसमें या तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन ना हो रही हो, या फिर आप ये कह लें कि जब तक टारगेट अचीव ना हो जाए। ज्यादा बेटर ये कहना कि जब तक मजीद सिंप्लीफाई होता हुआ नजर ना आ रहे आपको वहां तक काम करना है। मुझे इसमें मजीद आगे कोई सिंप्लीफिकेशन होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप हो गया हूँ। अब मेरे पास ये जो चीज आई है, दिस थिंग, ये मेरे पास एक्चुअल जिंदगी का आंसर आया।
और जो मैंने ख्वाब में जो चीज देखी थी मैं उन दोनों को मैच करूंगा। ये मेरा रेड कलर से मेरा ख्वाब है और ये मेरे पास एक्चुअल जिंदगी में ये बात चीज आई है, तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। तो अगर ये दोनों चीजें सेम आपको नजर आ रही हैं तो आप कहेंगे हाँ भाई ये चीज प्रूव हो गई है। यानी कि आपने जैसा कहा था कि ख्वाब में कि हमें आफ्टर एडिंग दिस नेक्स्ट टर्म इसका सम जो है ये आना चाहिए, तो हमने देखा भी यही कि जब नेक्स्ट टर्म ऐड कर दी तो इसका सम भी यही बन रहा है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर पी ऑफ के implies p of k plus 1 is true। तो ये चीज आने के आपने इंडक्टिव स्टेप भी प्रूव कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ये तो हमेशा प्रूव होगा। मैंने आपसे क्या कहा है शुरू में जब एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा था उसमें मैंने कहा था कि इस सवाल में तो होगा, तो ऐसी बात है प्रूफ, क्योंकि स्टेटमेंट ही ऐसी लिखी है क्वेश्चन की कि टू प्रूफ। अब टू प्रूफ का वर्ड जब इसने यूज कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि इसमें तो ऑब्वियस ही बात है प्रूव होगा। कभी कभार ऐसा भी सवाल आता है जिसमें आपको चेक करना होता है, टू चेक। अब चेक होता हो सकता है कि मैं जब यहाँ पे जो मैंने काम वर्किंग करी यहाँ पे नेक्स्ट टाइम ऐड करने के बाद मेरे पास जो इधर का आंसर आया वो और इधर जो मैंने टारगेट ख्वाब में देखा था इन दोनों में डिफरेंस है। अब जब इन दोनों में डिफरेंस आएगा तो मैं क्या कहूंगा भाई ये प्रूफ नहीं हो रहा। तो ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बेसिस स्टेप प्रूफ ना हो इंडक्टिव प्रूफ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बहरहाल इसमें तो खैर ऐसी एग्जांपल थी जिसमें प्रूफ होना ही था क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। तो बहरहाल ये हमने प्रूफ कर लिया। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट नीचे लिखेंगे हम। स्टेटमेंट ये है देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये जो आपकी स्टेटमेंट है इट इज ट्रू। ट्रू फॉर व्हाट? ट्रू फॉर जो आप देखें क्वेश्चन के अंदर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रू फॉर इधर जो भी वर्ड लिखा हुआ है, अगर फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा होता तो मैं आगे स्टेटमेंट में नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखूंगा। अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लिखा है तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लिखूंगा। इधर पॉजिटिव इंटीजर का वर्ड यूज हो रहा है तो मैं इधर लिखूंगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी जो कि हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूफ किया। एक एग्जाम्पल इसकी और करते हैं। अगेन वही स्टेटमेंट है यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूफ। मैं इसमें लिखता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। और इसमें लिखा हुआ फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए अब स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क पड़ा। पहले वाली जो क्वेश्चन था उसमें पॉजिटिव इंटीजर का वर्ड यूज हो रहा था, अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का वर्ड यूज कर रहा है। तो बेसिस स्टेप पे इसकी वजह से फर्क पड़ता है। सो बेसिस स्टेप जो है इसमें बेसिस स्टेप आप जब इसमें करेंगे तो आप क्या करेंगे पुट करेंगे इसमें n इज इक्वल्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है n इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए ये आपका बताते हैं कि लूप आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। आप जब कहते हैं ना लूप आपको 5 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि 5 पे जो भी है ये आपका फर्स्ट स्टेप है। जब आपका लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 इज योर फर्स्ट स्टेप। तो यानी कि n इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि फर्स्ट टर्म इज एट 0th पोजीशन। तो ये 0th पोजीशन है, ये 1th पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन हो गई है अप टू सो ऑन। 1th तो नहीं कहना चाहिए, फर्स्ट कहना चाहिए था। एनीवे तो n इज इक्वल्स टू 0 का मतलब ये मेरे पास इसकी बात कर रहा है। तो n इज इक्वल्स टू 0 का मतलब 1 ही होगा, ये वाला इसको कंसीडर करूंगा। और राइट साइड पे n की जगह पे 0 ही पुट करेंगे। तो 0 प्लस 1 माइनस 1।
सो ये आपने प्रूव कर दिया देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि आपने एक तरीके से ये प्रूव कर दिया देयरफॉर पी ऑफ जीरो। देखिए पीछे जो मैंने जब ये डिफाइन करा था मैथमेटिकल इंडक्शन, तो मैंने इधर वन लिखा हुआ था, तो इधर मैंने ये बात अभी बता दी आपको कि इधर वन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये डिटरमाइन करना था कि फर्स्ट स्टेप की बात हो रही है। इधर फर्स्ट स्टेप कहाँ पे स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट है, तो इसलिए मैंने इधर जीरो लिखा हुआ। अब आ जाए नेक्स्ट वन इज योर इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप जो है, इंडक्टिव स्टेप में हमें पता है कि सपोज किया जाता है कि ये जो आपके पास सीरीज गिवन है कि दिस सीरीज इज ट्रू फॉर के पी ऑफ के इज ट्रू, यानी कि एन की वैल्यू अगर मैं के पुट कर दूंगा तो ये ट्रू होगा, ये सपोज कर रहा हूँ। तो यानी कि इधर आ जाएगा 1 + 2 + 2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 की पावर के। इस इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद मैंने आपको सजेशन दी थी कि आपको इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 बनाने के बाद आंखें बंद करके ख्वाब देखना है, और ख्वाब में आपको ये देखना है कि अगर मैं सीरीज में एक टर्म नेक्स्ट टर्म को ऐड कर दूंगा तो ये सीरीज कैसी नजर आएगी। तो ये ख्वाब देख रहे हैं हम कि भाई ये सीरीज होगी कैसी, यानी कि जब हम इसमें एक सेमेस्टर और पढ़ लेंगे तो हम कैसे नजर आएंगे, या हमारी नॉलेज पे या हमारे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये चीज हम ख्वाब में देख रहे हैं। तो ख्वाब में हम ये देख रहे हैं कि भाई इसमें जब मैं नेक्स्ट टर्म ऐड करूंगा तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा सीरीज पे। तो नेक्स्ट टर्म ऐड होगी तो लास्ट टर्म जो है इधर के को k+1 से रिप्लेस करूंगा तो वो बन जाएगी, और राइट साइड पे भी के को k+1 से रिप्लेस करूंगा तो 2 की पावर k+1 है। k+1 पहले से, के को k+1 से रिप्लेस करेंगे तो 1 + 1 ये k+2 हो जाएगा -1। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर टारगेट। ये आपने टारगेट देख लिया भाई, इसको सम आपका ये आना चाहिए आफ्टर एडिंग नेक्स्ट टाइम, ये सम आना चाहिए, आपने ख्वाब में देख लिया पहले ही। ठीक है ना। अब आप जाएं, आंखें खोलें और एक्चुअल जिंदगी में वापस आ जाएं। ये रेड से मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अब जो है मैं आंखें खोल के देखता हूँ कि भाई एक्चुअल जिंदगी में क्या होगा। तो नेक्स्ट टर्म जो है मैं निकालता हूँ इसकी। नेक्स्ट टर्म जो है वो निकालने का तरीका है कि लेफ्ट साइड से निकाली जाती है। लेफ्ट साइड की जो लास्ट टर्म है उस लास्ट टर्म में की नेक्स्ट टर्म, मतलब ये नेक्स्ट टर्म इस लास्ट टर्म के बाद वाली टर्म। तो इसकी बाद वाली टर्म निकालने के लिए 2k को k+1 से रिप्लेस कर दें तो ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, और इस नेक्स्ट टर्म को हम ऐड करते हैं दोनों साइड्स पे इक्वेशन नंबर 1 की, टू चेक व्हाट विल बी इट्स सम नाउ इफ वी ऐड नेक्स्ट टर्म ऑन बोथ साइड्स। So if we add the next term, we will get 1 + 2 का square plus up to so on 2 की पावर k plus 2 की पावर k+1। अगर आप इसको देखें, कंपेयर करें आप अपने ख्वाब से, तो लेफ्ट साइड तो अचीव हो चुकी है, सिर्फ राइट साइड है। तो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है 2 की पावर k+1 -1 पहले से लिखा हुआ, ऐड में कर रहा हूँ इसमें 2 की पावर k+1 ऐड हो रहा। अब यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, बहुत सिंपल सी बात है भाई। अगर आप देखें ये 2 की पावर k+1 और 2 की पावर k+1 दीज टू आर सेम थिंग, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये एक x लिखा हुआ है ये दूसरा x लिखा हुआ है। तो x + x क्या होता है, ट्वाइस ऑफ x होता है। तो मैं x को लिख सकता हूँ 2 × 2 की पावर k+1 -1, ये एज इट इज। तो वही बात है, बेसिस से मल्टीप्लाई पावर उनकी ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर k+2 -1।
ये जो मेरे पास चीज आई है, इस चीज को आप अपने टारगेट जो आपने ख्वाब में देखा था उससे आप कंपेयर करें, वेदर दिस टू आर सेम थिंग्स और नॉट। तो दोनों चीजें सेम आ रही हैं। तो यानी कि जैसा ख्वाब देखा था वैसे ही आपको ताबीर भी मिली है, मतलब आपका सच्चा ख्वाब आपने देखा था। तो इसमें जो है हमारे पास जो है जैसी चीज हमने देखी थी वैसी चीज आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये चीज ट्रू प्रूव हो गई। तो इसमें एक चीज मैं खास तौर से मेंशन कर दूं, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ एक मिसकंसेप्शन आ जाती है कि वो समझते हैं कि जस्ट इक्वेशन नंबर वन में के को के प्लस वन से रिप्लेस करो, प्रूव हो जाएगा सवाल। ऐसा नहीं है। आपने देखा है कि मैंने इसमें ऐसा नहीं किया बिल्कुल भी। मैंने इसमें एक एक स्टेप इसमें करके मैं ये चीज लेके आया हूँ। मैंने इसमें जस्ट लेफ्ट राइट साइड पे के को के प्लस वन से रिप्लेस नहीं किया है। मैंने इसमें दोनों साइड पे नेक्स्ट टर्म को ऐड करके ये चीज लेके आया हूँ। तो ऐसे ही मैंने नहीं लिख दिया है कि टू की पावर के प्लस टू माइनस वन, या के को के प्लस वन से ऐसे रिप्लेस करके नहीं लिखा है। मैंने इसमें पूरे स्टेप मैथमेटिकल स्टेप करके ये चीज लेके आया। तो यानी कि आपने ये बात प्रूफ कर दी कि पी ऑफ के implies पी ऑफ के प्लस वन। सो इधर जो है पूरी स्टेटमेंट आप इधर लिख सकते हैं, देयर फोर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो पूरी स्टेटमेंट इधर लिख दीजिएगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये मैंने दो स्टेटमेंट्स जो प्रूफ किए आपके सामने, दो एग्जांपल सॉल्व की, इसमें मैंने सिर्फ सीरीज की एग्जांपल सॉल्व की है। लेकिन एक बात ध्यान में बिठा लें, सिर्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ सीरीज की बात हो रही हो, इसके अलावा और भी चीजें हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। सिर्फ सीरीज इज नॉट नेसेसरी, और भी चीजों को कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो उसको प्रूफ किया जा सकता है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। इस तरह से प्रूफ किया जा सकता है। तो जब कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल और है। इसमें आप देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी दी हुई है, उसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करने को कह रहा है। और इसमें आपको ये भी देख सकते हैं कि इसमें इंटीजर जो है वो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के लिए कह रहा है, यानी कि बेसिस स्टेप में मैं n इज इक्वल्स टू 4 के लिए वर्किंग करूंगा। सो हमारे पास सबसे पहले बेसिस स्टेप हो जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे। We will put n is equals to 4. So 2 की power 4 is we know 16, and 4 factorial is 24। यानी कि एक चीज आपने ये भी प्रूव कर दिया भाई कि ये जो है पी ऑफ 4 के लिए ट्रू है। इधर देखें 4 का मतलब ये फर्स्ट पोजीशन ही है, जैसे मैं पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट इज योर इंडक्टिव स्टेप। इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इसमें पहली बात तो यह वही है कि भाई आप जो है इसमें लेट पी ऑफ के इज ट्रू, पहले तो ये सपोज कर लें, यानी कि 2 की पावर के लेस देन के फैक्टोरियल, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब देखें बात यह है, वही बात के इस पे आप फिर जो है थोड़ा सा आंखें बंद करके ख्वाब देख रहे हैं। और ख्वाब अच्छा, इसमें थोड़ा सा मामला डिफरेंट है, ये सीरीज नहीं है। इसमें इसलिए नेक्स्ट टर्म ऐड होने की बात नहीं होगी। इसमें जस्ट ये होगा कि के को के प्लस वन से रिप्लेस कर दें, तो क्या आना चाहिए, 2 की पावर के प्लस वन शुड बी लेस देन के प्लस वन का फैक्टोरियल। ये चीज मुझे टारगेट है, मुझे यहाँ तक अपने क्वेश्चन को लेके जाना है।
तो यहाँ तक लेके जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे एक बात नजर आ रही है। देखिए आपने पहले भी जो पीछे सीरीज वाले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें नेक्स्ट टर्म कहाँ से निकाल रहे थे, लेफ्ट साइड से निकाल रहे थे। अब इधर लेफ्ट साइड से नेक्स्ट टर्म तो नहीं निकालेंगे, लेकिन मुझे एक बात पता है भाई, मुझे लेफ्ट साइड पे क्या बनाना है, के को k+1 बनाना है। तो टू मेक के को k+1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2.2 की पावर k लेस देन 2.k फैक्टोरियल। थोड़ा गौर से देखिएगा, मल्टीप्लाई और ये बेसिस सेम, तो 2 की पावर k+1 आ जाएगा और लेस देन 2.k फैक्टोरियल आ गया। अब देखा जाए, मैं अगर अपने टारगेट से इसको कंपेयर करूं, लेफ्ट साइड तो अटेन मैं कर चुका हूं, मैं राइट साइड पे के फैक्टोरियल भी आ रहा है, लेकिन मुझे k+1 का फैक्टोरियल चाहिए, सिर्फ k फैक्टोरियल नहीं चाहिए मुझे। 2 इधर क्यों आ रहा है भाई, ये 2 मुझे नहीं चाहिए। सो मैं इधर ही वर्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा लेंदी वर्किंग है नहीं, इधर कर रहा हूँ मैं बाकी की वर्किंग। सो अब मैं देखते हैं, मुझे इधर चाहिए k+1 फैक्टोरियल। एक फैक्ट आप लोग को होपफुली यकीनन पता ही होगा कि भाई k+1 का फैक्टोरियल जो है ये इक्वल होता है k+1 इंटू के फैक्टोरियल के। बात को अगर आप गौर से देखें, बात को आप समझेंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं अगर देखूं कि मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए k+1 का फैक्टोरियल, तो यानी कि मुझे k फैक्टोरियल के साथ चाहिए k+1। तो k फैक्टोरियल के साथ मुझे चाहिए यहाँ पे k+1। तो k फैक्टोरियल के साथ k+1 जब आपको चाहिए, तो इधर 2 किस खुशी में आ रहा है, मतलब 2 को तो नहीं आना चाहिए ना यहाँ पे। तो यानी कि हम एक बात ये देखते हैं कि भाई, ये चेक करते हैं कि ये 2 और k+1 जो है ना, इनके दरमियान रिलेशन क्या है। हो सकता है कि ये 2 k+1 के इक्वल ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 और k+1 में लेस या ग्रेटर देन का रिलेशन हो। तो मतलब मैं रिलेशन देखना चाह रहा हूँ भाई, ये k फैक्टोरियल के साथ मुझे k+1 चाहिए, तो ये k+1 आना चाहिए। इधर 2 क्यों आ रहा है, तो मैं देखता हूँ भाई ये 2 और k+1 का रिलेशन क्या है। तो ये रिलेशन चेक करने के लिए पहले तो ये डिसाइड करें व्हाट इज के के बारे में ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर के इसमें n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, और k आप ले चुके हैं n के बराबर। तो k क्या है भाई, k जो है ये कोई भी इंटीजर नंबर है जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। तो अब मैं अगर k की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो 4+1 5 हो जाएगा। तो ये 2 जो है उससे छोटा ही नंबर है। इसी तरह से k की वैल्यू 5 पुट करूंगा, 5+1 6, 2 स्टिल उससे छोटा है। k की वैल्यू आगे 6 7 8 9 10 कुछ भी पुट करता रहूं, 2 हमेशा उससे छोटा ही रहेगा। अब अगर मैं दोनों साइड पे के फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्यों करा रहा हूँ मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई मुझे इधर 2 इंटू के फैक्टोरियल जो लिखा हुआ है वो मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है, और इधर लेस देन k+1 इंटू के फैक्टोरियल। तो k+1 इंटू के फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, ये k+1 के फैक्टोरियल के इक्वल है। तो यानी कि एक बात आपने ये बात प्रूव कर दी कि 2 फैक्टोरियल इज लेस देन k+1 के फैक्टोरियल से लेस है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर आप कंबाइन करें अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, या मैं ये कह लूं भाई 2 और 3 को कंबाइन कर रहा हूं कि 2 की पावर k+1 इस चीज से लेस है, 2 इंटू के फैक्टोरियल से लेस है, और 2 इंटू के फैक्टोरियल k+1 से के फैक्टोरियल से लेस है। तो बाय कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशन अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर k+1 इज लेस देन है k+1 का फैक्टोरियल। इन दोनों इक्वेशंस 2 और 3 को कंबाइन किया बाय यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी,
तो ये चीज हमारे पास आ गई। अगर आप देखिए, मैंने यहाँ पे कोई जबरदस्ती का स्टेप नहीं किया है, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन की कि भाई यहाँ पे के फैक्टोरियल के साथ के प्लस वन आना चाहिए था, तो के प्लस वन क्यों नहीं आ रहा? तो मैं इन टू और के प्लस वन का रिलेशन देखा मैंने, तो मुझे यहाँ पे लेस देन का रिलेशन नजर आया व्हेन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। और के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 क्यों देखा? बिकॉज मेरे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे पास के एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 की बात हो रही थी, तो इसलिए मैंने उसको देखा, तो मैंने उस हिसाब से इसको लेके चला। तो टू के साथ के फैक्टोरियल लिखा हुआ था, तो वो लिखा, तो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया और टू और थ्री इक्वेशन को कंबाइन किया अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये चीज आ गई। ये जो चीज आई है, इसको अगर आप अपने टारगेट से कंपेयर करें, एक ये रेड से जो लिखा हुआ है दिस इज योर टारगेट, और जो एक्चुअल चीज आ रही है ये चीज आ रही है, तो दोनों चीजें सेम है। तो यानी कि मैंने एक बार प्रूफ कर दी, लेके चला था के लिए और के प्लस वन के लिए, मैंने इस चीज को प्रूफ कर दिया, तो ये भी ट्रू प्रूव हो गया। तो यानी कि आप इधर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी फॉर ऑल इंटीजर्स एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मतलब वो तमाम इंटीजर जिनकी वैल्यू 4 या उससे बड़ी है उसके लिए ट्रू है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं है। तो यानी कि आपने ये चीज भी प्रूव कर दी, स्टेटमेंट आपने ट्रू प्रूव कर दी। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज ये बताई कि आपके पास कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, इट माइट बी सम सीरीज, इट माइट बी सम इनइक्वालिटी, इसके अलावा और भी स्टेटमेंट है, मैथमेटिक्स में तो कोई स्टेटमेंट्स की कमी नहीं है। तो हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट को बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन हमने देखा कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि मैथमेटिकल इंडक्शन, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन का, और सेकेंडली मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज कैसे किया जाता है फॉर प्रूविंग सम स्टेटमेंट्स। तो इसके लिए मैंने आपको तीन एग्जांपल्स सॉल्व करी, दो सीरीज की एग्जांपल हमने सॉल्व करी, और जो है एक हमने एक इनइक्वालिटी की सॉल्व की। इसके अलावा और भी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं जो कि आप इसमें प्रूफ कर सकते हैं। सो डेट्स ऑल, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू। Practical induction. It might be any statement which can be proved by using mathematical induction। तो मेरे पास ये एक और स्टेटमेंट दी हुई है, मैं इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने जा रहा हूँ। देखते हैं कि इसको प्रूव कैसे किया जा सकता है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। आपसे कह रहा है कि ये बात प्रूव करनी है कि ये एक कोई स्टेटमेंट है, कोई एक्सप्रेशन है। ये कह रहे हैं दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 57, और what is n in this case? N is any non-negative integer, and what is mean by non-negative integer? Non-negative integers जो है जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 अप टू सो ऑन। तो इसमें यानी कि बेसिस स्टेप आप जब करेंगे, बेसिस स्टेप में आप n की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल्स टू जीरो। तो n की वैल्यू आप जब जीरो पुट करेंगे तो इसमें जो है हमारे पास आ जाएगा 7 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 0 प्लस 1, यानी कि 8 की पावर 1। तो यानी कि 49 प्लस 8 आ जाएगा 49 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 57। अब व्हाट इज दिस, ये आगे कह रहा है कि दिस इज डिविजिबल बाय 57। आपको यही स्टेटमेंट दी हुई थी कि इसमें आप n की वैल्यू जब जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे ये हर n की वैल्यू के लिए 57 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर रहे हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन में बेसिक स्टेप जो है वो ये होता है कि
जहां से एन स्टार्ट हुआ था वो पुट किया जाता है और ये देखा जाता है कि भाई ये इसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है, जो गिवन स्टेटमेंट है ट्रू है कि नहीं। तो हमें ये बात क्लियरली नजर आ रही है कि जब मैं इसमें एन की वैल्यू जीरो पुट कर रहा हूँ तो ये उसके लिए ट्रू प्रूव हो रहा है, यानी कि पी ऑफ जीरो इज ट्रू। ये आपका हो गया बेसिस स्टेप। नेक्स्ट वन इज योर इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में हमने कहा है कि भाई आप जो है पी ऑफ के के लिए सपोज करते हैं कि लेट पी ऑफ के इज ट्रू। सपोज किया जाता है कि भाई ये पी ऑफ के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगी, यानी कि आपने ये बात सपोज की है कि दिस इज ट्रू फॉर 7 की पावर k+2 प्लस 8 की पावर 2k+1। दिस इज डिविजिबल बाय 57। ये आपने सपोज किया है कि दिस इज डिविजिबल बाय 57। देखिए प्रोसीजर आपका मैथमेटिकल इंडक्शन में सेम रहता है। मतलब प्रोसीजर से मुराद ये कि स्टेप्स जो है, पहला स्टेप बेसिस स्टेप में क्या प्रूफ किया जाता है वो सेम रहेगा, कोई भी स्टेटमेंट आ जाए। इंडक्टिव स्टेप में क्या प्रूफ किया जाता है वो भी सेम रहता है। फर्क जो पड़ता है वो थोड़े बहुत वर्किंग में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। वो डिपेंड करता है, जैसे पीछे हमारे पास जो क्वेश्चन हमने किए थे दो, वो सीरीज के सवाल थे। तो सीरीज के केस में नेक्स्ट टर्म निकालने का मतलब होता है नेक्स्ट टर्म निकाल के उसको ऐड किया जाता है, क्योंकि सीरीज का मतलब यही है कि उसमें टर्म्स ऐड हो रही होती है। इसके अलावा इनइक्वालिटी के केस में भी हमने देखा कि उसमें भी नेक्स्ट टर्म निकाल के फिर उसको देखा जाता है कि क्या करना है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, ऐड भी किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट टर्म किस तरह से बनेगी उस केस में। तो इधर भी आपके पास मतलब आपने ये बात या और नोटिस की होगी कि नेक्स्ट टर्म जो भी है वो निकाली जाती है फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटमेंट। अगर आपके पास सीरीज दी हुई थी तो नेक्स्ट टर्म भी आप लेफ्ट साइड से निकाल लेते हैं। और इसी तरह से जब आपके पास इनइक्वालिटी थी तो उसमें भी नेक्स्ट टर्म आप लेफ्ट साइड से निकाल लेते। तो इसमें भी ऑब्वियसली मेरे पास नेक्स्ट टर्म जो है यही एक एक्सप्रेशन लिखी है, उसमें नेक्स्ट टर्म मैं इसी टर्म से निकालूंगा। और ऐसी बात है डिविजिबल बाय 57, ये तो आपका एक वैसे ही स्टेटमेंट है। तो इस पे तो मैं कोई फर्दर वर्किंग नहीं कर सकता, मैं सिर्फ नेक्स्ट टर्म निकालता हूँ फ्रॉम दिस थिंग, यानी कि के को k+1 से रिप्लेस कर देता हूँ और फिर ये बात प्रूफ करूंगा कि ये जो स्टेटमेंट है दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k+1। मतलब ये आपने ये बात तो सपोज कर ली कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। एन इज इक्वल टू के के लिए आपने सपोज किया कि ट्रू है। अब मैं एन इज इक्वल टू k+1 के लिए प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ये ट्रू होगी। तो मैं एन की वैल्यू k+1 पुट कर रहा हूँ, या दूसरे लफ्जों में के को k+1 से रिप्लेस कर रहा हूँ। और रिप्लेस करने के बाद मैं कुछ स्टेप्स करूंगा। वो स्टेप्स करने के बाद मैं ये प्रूफ करूंगा उन स्टेप्स में कि ये जो स्टेटमेंट है ये एन इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू है। तो मैंने के को k+1 से रिप्लेस किया, ये आ गया आपके पास। और अगर इसमें आप इसमें देखें तो ये लिखा हुआ है 7 की पावर k+2 लिखा हुआ है। तो मैं अगर इसको यूं लिख लूं 7.7 k+2 +8, और इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 2k+1+2। मैंने इसमें 7 को वाली मतलब फर्स्ट टर्म को मैंने स्प्लिट क्यों किया है, मैं ये चाह रहा था भाई फर्स्ट टर्म में मेरे पास अगर जो गिवन है, अगर मैं इसको ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसको 1 का नाम दे दूं। ये स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, इसको मैंने 1 का नाम दिया। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास जो इस एक्सप्रेशन में 7 की पावर k+2 लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म पे, तो 7 की पावर k+2 मैं बनाना चाह रहा था, क्योंकि ये चीज मेरे पास गिवन है कि भाई आपके पास जब ये पूरी स्टेटमेंट जब 57 से डिविजिबल है तो इंडिविजुअली ये टर्म भी 57 से डिविजिबल होगी, ये भी 57 से डिविजिबल होगी। तो मैंने ये काम करने के लिए इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख दिया। और अगर मैं इस पे ये काम करूं,
मैं इस पर अब ये काम कर रहा हूँ कि ये जो मेरे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है इसमें 7 की पावर k+2 मैं सॉरी 7 जो है मैं इसमें से कॉमन निकाल लिया पूरी स्टेटमेंट में से। 7 जब मैंने कॉमन निकाल लिया अंदर जो है पूरा जो मेरे पास लिखा हुआ 8 की पावर 2k+1 ये एज इट इज रहा। अब देखिए मैं जब 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसका रूल है ना कि जो चीज आपके पास हर आने वाला स्टेप पिछले स्टेप को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि जो चीज आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो वो इसमें माइनस भी करनी होना चाहिए। तो पीछे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, अगर आप ये वाली स्टेटमेंट लास्ट जो स्टेप लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 7.7k+2। अगर मैं 7 कॉमन निकाल रहा हूँ तो 7 कॉमन निकालने के बाद जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखते हैं कि ये पीछे वाली स्टेट जो एक टर्म वो लिखी हुई है स्टेप उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, फर्स्ट टर्म तो आ जाएगी। लेकिन जब मैं 7 को इधर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो इसके बाद की जो नेक्स्ट टर्म है, मतलब जो सेकंड टर्म है, वो मुझे इधर से नहीं मिलती हुई नजर आ रही। मतलब ये कि मैं इसमें एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि ये वाली टर्म जो है इसके अंदर है एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। कौन सी टर्म? ये वाली टर्म 7.8 की पावर 2k+1 ये इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड हो रही थी, तो मैंने उसको माइनस भी कर दिया। और इसके अलावा इसमें एक टर्म पहले से जो लिखी हुई थी ये वाली टर्म, ये वाली अभी तक मैंने नहीं लिखी है, तो मैं इसको भी अगर लिखूं मैं इसको लिख सकता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर मीन्स 64 डॉट 8 की पावर 2k+1। तो ये मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 7 ब्रैकेट आपका एज इट इज 7 की पावर k+2 प्लस 8 की पावर 2k+1 और माइनस 64 माइनस 7 आप जब करेंगे तो ये 57 आ जाएगा। 57.8 की पावर 2k+1। अब मैं ये चेक करता हूँ ये मैंने क्या किया, एन को के एन इज इक्वल टू के पहले पुट किया, फिर के को k+1 से रिप्लेस किया, और मैं अब ये देखता हूँ कि आफ्टर सिंप्लीफाइंग वेदर दिस स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाय 57 और नॉट। तो ये चेक करने के लिए 57 से डिविजिबल है कि नहीं मैं इसको देखता हूँ कि पहले तो ये ब्रैकेट जो लिखा हुआ है व्हाट इज दिस ब्रैकेट। अगर आप इस ब्रैकेट को कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 ये लिखी है 7k+2 प्लस 8 की पावर 2k+1। आपके पास ब्रैकेट में भी सेम चीज लिखी है, तो इक्वेशन नंबर 1 में ऑलरेडी आप कह चुके हैं कि दिस डिविजिबल बाय 57। और ये बात आपको कहाँ से पता चली? ये बात आपको पता चली इक्वेशन नंबर 1 से पता चली है कि दिस इज डिविजिबल बाय 57। अच्छा वही बात है ना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट सपोज लिखा हुआ है 16 इज डिविजिबल बाय 4, ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मैं आपसे ये भी बोल सकता हूँ कि 8.16 या चले 5.16 ये भी डिविजिबल बाय 4 होगा। कॉफिशेंट एक जस्ट मल्टीप्लाई हुआ, तो इधर भी यही है कि 57 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता रहे तो दिस थिंग इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 57। तो जब दोनों टर्म्स 57 से डिविजिबल है तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आप लेके चले थे के से और के को k+1 से रिप्लेस किया, कुछ वर्किंग करी, वर्किंग करके हमें बात नजर आ रही है कि भाई ये 57 से डिविजिबल था, यानी कि आपने ये बात प्रूव कर दी कि p ऑफ k इज ऑल्सो ट्रू वेन एवर p of k+1 is also true whenever k it is true for n is equals to k। तो यानी कि आप इधर नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हैं therefore by principle of mathematical induction it is true for n is equals to it is true for n क्या दिया हुआ था, for all non negative integers।
तो ये हमने वर्किंग करी है, और इंडक्टिव स्टेप में जिस तरह से पहले वाले काम से थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है, लेकिन बहरहाल मेन प्रिंसिपल यही है कि इंडक्टिव स्टेप में पहले जिस तरह से पहले करते थे ऑलमोस्ट वही काम इधर भी किया, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल इधर डिफरेंट है क्योंकि पहले सीरीज थी, इधर हमारे पास कोई वैसे ही एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। और ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। सॉरी दिस इज प्लस साइन, ये गलती से मैंने माइनस लिख दिया, प्लस साइन है बिकॉज ये आपको पता ही है 64 - 7 हो रहा है, तो प्लस का साइन होगा, ये करेक्शन है, सॉरी।